कक्षा 8 हिंदी प्रथम सत्र इकाई 7वीं है। सोच अपनी अपनी। यह इकाई वाद विवाद का एक प्रकार है। वाद विवाद माने अपने विचार प्रकट करना और दूसरों के विचार जानना। किसी भी विषय में हमारे खुद के तर्क वितर्क सहित अपने विचार हम प्रकट करते हैं और सामने वाला भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, उसे वाद विवाद कहते हैं। यहाँ पे दो चित्र दिए गए हैं, उनको ध्यान से देखना है। एक चित्र गांव का है, दूसरा चित्र शहर या नगर का है और दोनों चित्रों को देख के समझ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं और वाद विवाद माने चर्चा करनी है। पहला प्रश्न है, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? दोनों चित्र यहाँ पे हैं। सबसे पहला अंतर ये है, यह चित्र है वह शहर या नगर का है, जबकि यह चित्र गांव का है। इस गांव के चित्र में नदी बहती हुई दिखाई देती है, यहाँ पे सड़क है। गांव के चित्र में औरतें पानी भरने आई हैं, कुछ लड़के नहा रहे हैं, कुछ औरतें कपड़े धो रही है। पीछे पहाड़ है, वृक्ष है और अच्छा वातावरण दिखाई दे रहा है। जबकि शहर के या नगर के चित्र में लोग अपने काम के लिए जा रहे हैं। रास्ते पे बस मोटर गाड़ियाँ चलती हुई आ रही है। लोग रास्ते से निकलने के लिए ट्रैफिक के जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ी बहुत हरियाली यहाँ भी दिखती है, लेकिन इस वातावरण में गांव जैसी शुद्धता नहीं होती है। इस तरह और भी अंतर है जो आप अपने आप लिखेंगे पहले प्रश्न के उत्तर में। दूसरा प्रश्न है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है? तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है और क्यों? गांव और नगर के जीवन में बहुत बड़ा अंतर है। गांव में शुद्ध खुली हवा मिलती है और प्रकृति के नज़दीक रह सकते हैं, जबकि नगर के जीवन में प्रदूषित हवा मिलती है। नगर में पेड़ पौधों की कमी होती है, मतलब होते हैं कम होते हैं। गांव के लोग एक दूसरे का भला चाहते हैं और उनके पास एक दूसरे के लिए समय होता है, जबकि शहर के लोगों के पास कभी भी समय नहीं होता। वह अपने काम से मतलब रखते हैं। गांव का जीवन अत्याधुनिक तो नहीं, परंतु बहुत शुद्ध व शांति वाला है, इसलिए मुझे गांव का जीवन ही पसंद है। तीसरा प्रश्न है, क्या तालाब का जल पीने योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? चित्र में जो तालाब दिखता है उस तालाब की बात करें तो तालाब का पानी कभी भी पीने योग्य नहीं होता, कभी भी पीना नहीं चाहिए, क्योंकि तालाब चारों ओर से बंद होता है और उसमें धूल और मिट्टी, पत्ते आदि गिरते रहते हैं। पशु और पक्षी भी तालाब का यथेच्छ उपयोग करते हैं, इसलिए उनकी गंदगी भी तालाब में ही जाती है और लोग नहाते हैं, कपड़े भी धोते हैं, इसलिए तालाब का पानी कभी भी पीना नहीं चाहिए।
नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। मुद्दे इस प्रकार है: प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात और ग्लोबल वार्मिंग। विज्ञान वरदान है या अभिशाप? मेरे हिसाब से विज्ञान वरदान है और अभिशाप भी है। विज्ञान ने बिजली की खोज की, ये अच्छी बात है, पर यही बिजली का अति उपयोग आज ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है। विज्ञान ने मोटर गाड़ी की शोध की और अब प्रदूषण फैलाती है। ऐसा ही कंप्यूटर का है। विज्ञान की इस शोध ने तो पूरी दुनिया को हिला दिया है और लोग एक दूसरे से करीब आ गए हैं। पूरे विश्व में बातचीत का दाम कम हो गया है। साथ ही कंप्यूटर हैकर्स आपका सब कुछ छीन भी सकते हैं। विज्ञान ने अंतरिक्ष में बहुत खोज की है, कई सारे राज खोले हैं। आज आम आदमी का जीवन सुखी है तो वह विज्ञान को आभारी है। साथ ही वह विज्ञान ही है जिसने बम बनाए और पिस्तौल भी बनाई, जो मानव जाति के लिए खतरा है। ऐसी चीज़ें मानव जाति का विनाश कर सकती है। विज्ञान एक दो-धारी तलवार है जिसे हम कैसे काम में लेते हैं उस पर निर्भर है कि वह अभिशाप है या वरदान है। एक आपको यहाँ पे बात बता दूँ, यहाँ पे कई शब्दों की लिखावट गलत हो गई है। ऐसा इसीलिए हुआ है कि प्रूफ रीडिंग का समय नहीं मिलता है, तो जो भी शब्द गलत है वह शब्द आप सही करके लिखना। कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार? अपने विचार कारण सहित बताइए। कलम चलाने के लिए बुद्धि की ज़रूरत होती है और तलवार चलाने के लिए शारीरिक ताकत होना आवश्यक है। कलम से किसी की ज़िंदगी हम सुधार सकते हैं, जबकि तलवार से किसी की भी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकते हैं। कलम से किया हुआ सर्जन हजारों सालों बाद भी याद रहता है। तलवार का विनाश अक्सर लोग भूल जाते हैं। आज भी रामायण और भगवद गीता सबको याद है, क्योंकि वह लिखने वाले लोग महान थे। गांधी जी की आत्मकथा ने न जाने कितने लोगों को अच्छा बनाया होगा। तलवार विनाशकारी है और कलम सर्जनकारी है। दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे समाचार पत्र का कटिंग दिया गया है, उसमें समाचार लिखे हुए हैं। समाचार अंतरिक्ष के बारे में है। बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीरें। 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। और उसके बारे में जानकारी इस समाचार में दी गई है। इस सामग्री के आधार पर यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। पहला प्रश्न है,
अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? वैज्ञानिक इस घटना से रोमांचित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा ही एक और ग्रह जन्म ले रहा है। पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? पृथ्वी जैसा ही ग्रह बनने के लिए आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिसमें पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। ऐसी परिस्थिति अगर है तो पृथ्वी जैसा ग्रह बन सकता है। तीसरा प्रश्न है, रेखा खींचकर सही जोड़े मिलाइए। 424 प्रकाश वर्ष ये है पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। 1.6 करोड़ वर्ष यह है नए ग्रह की उम्र। 10 करोड़ वर्ष पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय है। ये स्पिट्जर स्पेस यह है नासा का टेलीस्कोप। और अंत में है कैरी सिस्से जो कि एक वैज्ञानिक है। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। उपसर्ग ऐसा विभाग है जो किसी भी शब्द से आगे लगता है। जैसे भिन्न, भिन्न के आगे वी लगाने से विभिन्न नया शब्द बनता है। इसी तरह हमें यह यहाँ पे जितने शब्द दिए गए हैं उनमें उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाने हैं। देश, विदेश, पक्का, अधपक्का, गम, दुर्गम, योग, प्रयोग, जीव, निर्जीव, बाल, निर्बल, समझ, गैर समझ, सुविधा, असुविधा। यहाँ पे जितने शब्द हमने बनाए हैं उनमें कोई न कोई उपसर्ग लगाकर ही बनाए हैं। इस तरह से हम उपसर्ग का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। यहाँ पे जितने प्रत्यय दिए गए हैं उन प्रत्ययों का सही उपयोग करके नए शब्द बनाने हैं। पहले हम प्रत्यय पढ़ लेते हैं। ई, ता, इत, इक। उदाहरण इस प्रकार है, नियम के साथ इत प्रत्यय जोड़ने से नियमित नया शब्द बनता है। इसी तरह हमें यहाँ पे जितने शब्द दिए हैं उन शब्दों में सही प्रत्यय जोड़ के नए शब्द बनाने हैं। विदेश, विदेशी, ई प्रत्यय लगाया हुआ है। प्रकृति, प्राकृतिक, इक प्रत्यय लगा है। पुत्री, पुत्र, पुत्री, ई प्रत्यय लगा है। इसी तरह आप प्रत्यय ढूंढते रहना। लापरवाह, लापरवाही, चंचल, चंचलता, मंत्र, मांत्रिक, मानव, मानवता, हंस, हंसी। तीसरा प्रश्न है, चित्र के आधार पर काव्य की रचना कीजिए। यहाँ पे घड़ी का चित्र है और काव्य की शुरुआत की हुई है, हमको काव्य पूर्ण करना
है। घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है। आगे की कविता हमें खुद लिखनी है। कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं। आप अपने विचारों से अलग भी लिख सकते हैं। घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक कर तू चलती है, कभी न रुकती कभी न थमती, बस हरदम चलती रहती तू। अच्छे अच्छों को बांध के रखे हर मानव तुझे समान, समय के चलते जो बदले जीवन है उसका हरा भरा। इस तरह हम अपने आप काव्य को आगे बढ़ा के पूर्ण कर सकते हैं। बात करते हैं भाषा सज्जता की। आज हमें बात करनी है व्यय के बारे में। यहाँ पे 6 वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को हम पढ़ते हैं। निधि बहुत काम करती है, रुद्र बहुत हंसता है, दिव्येश और चिराग बहुत घूमते हैं, जूही और रिया ने बहुत खरीदारी की, मुझे आज बहुत खुशी है, कल सविता बहुत हंसी थी। ऊपर दिए वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि रेखांकित शब्द बहुत हर वाक्य में है और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता नहीं। लिंग वचन काल बदलने पर भी उस शब्द में कोई भी परिवर्तन आता नहीं। जैसे यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द के साथ बहुत शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द के साथ हुआ है। और यहाँ पे हंसी थी माने भूतकाल का ये वाक्य है, उसमें भी बहुत ही शब्द का प्रयोग हुआ है। जो ऐसे शब्द है जिसके रूप लिंग वचन काल या कारक के कारण नहीं बदलते, अर्थात जो सदैव एक से बने रहते हैं, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। जिसमें व्यय न हो, अर्थात जो बिगड़े ना, परिवर्तन ना हो सके, ऐसे शब्द को अव्यय कहते हैं। अव्यय को अविकारी पद भी कहा जाता है। अव्यय शब्दों की सूची इस प्रकार है। और, तथा, अथवा, या, वाह, आहा, कल, अधिक, धीरे धीरे, ऊपर, ऐसे शब्द अव्यय होते हैं। यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं उन वाक्यों में से आपको अव्यय ढूंढने हैं। यह आपका आज का गृह कार्य है। साथ ही साथ स्वाध्याय का चौथा प्रश्न, देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताइए। यहाँ पे आपको एक पत्र लिखना है। इस पत्र में आपको किसान बनना है या सैनिक, वो आप अपने मित्र को लिखेंगे। और ये भी गृह कार्य ही है, आपको अपने आप ये पत्र लिखना है। पत्र कैसे लिखते हैं उसका हमने एक अलग से वीडियो बना के देखा और समझा हुआ है।